Hello everyone, this is Pooja here. Today we will discuss about cardiovascular system. हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद और वीडियोस आएंगे और हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड की पंपिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ये जो फंक्शनिंग होती है सब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हम 3 चीज़ों को लेकर चलते हैं, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हम 3 कंपोनेंट कौन कौन से लेकर चलेंगे, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हम 3 चीज़ों को लेकर चलेंगे, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को। ठीक है, ब्लड के बारे में जो कुछ भी स्टडी करते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आ जाता है। हार्ट की स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग जो कुछ स्टडी करेंगे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आ जाता है। और हम ब्लड वेसल्स को भी स्टडी करेंगे अनदर वीडियोस में, और ब्लड वेसल्स भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंडर आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका पीएच 7.3 टू 7.4 पीएच होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका पीएच 7.3 टू 7.4 पीएच होता है। और ब्लड हमारा किससे बना हुआ होता है, ब्लड प्लाज्मा से बना हुआ होता है। ये ब्लड प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। सेल के बाहर जितना भी लिक्विड होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट सेल और सेल के फ्रेगमेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं। ब्लड प्लाज्मा किससे बना हुआ होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से। और फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर सेल्स होती हैं या फिर सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। एक ह्यूमन अडल्ट मेल के पास 5 to 6 लीटर ब्लड होता है और फीमेल के पास 4 to 5 लीटर होता है। मेल के पास ज़्यादा ब्लड इसलिए होता है क्योंकि उसके पास टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्लड के फंक्शन की बात करें, अगर हम ब्लड के फंक्शन की बात करें तो ब्लड का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का। ब्लड का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का तो इम्पोर्टेंट फंक्शन हो ही जाता है, उसके साथ साथ पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है। ब्लड के पीएच को रेगुलेट पीएच बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। एंड बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो जाते हैं ब्लड के। उसके बाद हमने देखा था कि ब्लड है वो ब्लड प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो अब ये ब्लड क्या है और किस किस चीज़ से बना हुआ होता है। ब्लड 90% वाटर से और 10% सोल्यूट से मिलकर के बना हुआ होता है। 90% वाटर एंड 10% सोल्यूट्स होते हैं इसके अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। और इन 10% सोल्यूट्स में मेनली प्रोटीन्स ही होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं। और इन प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने का काम होता है हेपेटोसाइट्स का। हेपेटोसाइट्स क्या होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं लीवर सेल्स जो इन प्लाज्मा प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करती है। अभी प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन्स का काम होता है ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन करना। ग्लोब्यूलिन्स का काम होता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना। एंड फाइब्रिनोजन का बेसिकली ये क्लोटिंग में रोल हो जाता है, ब्लड कोगुलेशन में इसका रोल होता है।
जब क्लोटिंग हो रही होती है तो फाइब्रिनोजन अपनी सोल्यूबल फॉर्म से कन्वर्ट होकर के फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इनसोल्यूबल होती है। फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? फाइब्रिन के अंदर, सोल्यूबल से इनसोल्यूबल फॉर्म के अंदर। ठीक है, कब? जब ब्लड की क्लोटिंग हो रही होती है, ब्लड कोगुलेट होता है, तब फाइब्रिनोजन इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कि सीरम क्या होता है। अब फ्लूइड फ्रॉम क्लॉटेड ब्लड, जो ब्लड एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है, जेल लाइक फॉर्मेशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर जो फाइब्रिनोजेंस होते हैं, जैसे कोई कट लग जाता है और ब्लीडिंग होती है तो एयर के कांटेक्ट में आती है। ठीक है, ब्लड ले लिया प्लस हमने उसका एयर का कांटेक्ट ले लिया। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फाइब्रिनोजेंस हैं वो अपनी सोल्यूबल फॉर्म से इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो ब्लड एयर के कांटेक्ट में आ चुका है और उसके पास फाइब्रिनोजन नहीं है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो चुका है, उसको हम क्या नाम देंगे? सीरम नाम देंगे। उसको हम क्या नाम देंगे? सीरम नाम देंगे। क्लियर? उसके बाद हमने देखा था कि ब्लड प्लाज्मा से फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ब्लड प्लाज्मा को हमने कवर कर लिया है। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स हो जाते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट्स क्या हो गई? रेड ब्लड सेल्स हो गई। ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स हो जाती हैं और यहाँ पर प्लेटलेट्स हो जाती हैं। अब एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स तो पूरी होल सेल्स मतलब कंप्लीट सेल्स होती हैं ये, जबकि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो केवल सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आती है हेमाटोक्रिट। क्या टर्म आती है? हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट का मतलब होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितना ब्लड है उसमें से कितने परसेंट, उस ब्लड में कितने परसेंट आरबीसी प्रेजेंट हैं, दैट इज़ हेमाटोक्रिट। ठीक है, अगर 40% आरबीसीज प्रेजेंट है ब्लड में तो इसका मतलब क्या हो गया? 40% हेमाटोक्रिट है। ठीक है, हेमाटोक्रिट की वैल्यू क्या हो जाती है? 40%। अगर 40% आरबीसीज प्रेजेंट है, 50% आरबीसीज प्रेजेंट है तो 50% हो जाएगा हेमाटोक्रिट। मतलब जो वॉल्यूम आरबीसी ने ऑक्यूपाई कर रखी है ब्लड के अंदर वो क्या हो जाती है? हेमाटोक्रिट। क्लियर? उसके बाद दूसरी टर्म आती है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या कहती है? अगर हेमाटोक्रिट इंक्रीज हो जाए एबनॉर्मली एंड रीचेज 65% और हायर, 65% या फिर उससे ज़्यादा हो जाए, 65% या फिर उससे ज़्यादा हो जाए, क्या? हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट मतलब आरबीसीज की वॉल्यूम, आरबीसीज की वॉल्यूम जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है ब्लड के अंदर। इससे क्या होगा? इससे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी का मतलब है ब्लड की जो थिकनेस है वो बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, थिकनेस किसी भी लिक्विड की अगर थिकनेस बढ़ती है तो उसको फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, तो ये पॉलीसाइथेमिया हो जाता है अगर हेमाटोक्रिट की वैल्यू इंक्रीज होती है। और अगर हेमाटोक्रिट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है एंड उसको फ्लो करने में दिक्कत आती है। क्लियर? उसके बाद हेमाटोपोइसिस बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। कौन सी स्टेजेस किस स्टेज पर कहाँ पर होती है और हेमाटोपोइसिस होता क्या है? हेमाटोपोइसिस प्रोसेस बाय विच फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, हेमाटोपोइसिस वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू फॉर्म्ड एलिमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर्म्ड एलिमेंट लाइक एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो हेमाटोपोइसिस की प्रोसेस से होती है। जब एम्ब्रियो होता है तब तो ये योक सैक के अंदर होती है। एम्ब्रियो के अंदर कहाँ पर होगी? योक सैक के अंदर होगी। और जब ये फीटस बन जाता है तब लीवर, स्प्लीन,
थाइमस और लिम्फ नोड्स के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद रेड बोन मैरो, लास्ट 3 मंथ्स बिफोर बर्थ, लास्ट 3 मंथ्स बिफोर बर्थ, जन्म से 3 महीने पहले या जन्म के बाद रेड बोन मैरो के अंदर हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। इसलिए क्या होता है, अडल्टहुड के अंदर इसकी फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आरबीसीज़ की बात करें तो आरबीसीज़ का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का, 120 डेज़ का इसका क्या हो जाता है, लाइफ स्पैन हो जाता है। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, बेसिकली स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। आरबीसीज़ के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई भी अदर ऑर्गेनेली नहीं होती है। और आरबीसीज़ की रेड ब्लड सेल्स की अगर हम शेप की बात करें तो बाइकॉन्केव शेप होती है, जिसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। 2 एडवांटेजेस हैं कि भाई इसकी बाइकॉन्केव शेप ही क्यों होती है, वो हम देख लेते हैं। 2 एडवांटेजेस हैं। अगर इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम रख दें तो ये बस्ट होने से पहले क्या होगा, स्वेल करेगी, ठीक है, स्वेल करेगी। और आरबीसीज़ के पास हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है। इस तरीके से बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी सेल हैं, वहाँ तक क्या ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी को ये इंक्रीज़ कर देता है। इसकी बाइकॉन्केव शेप की वजह से इसकी ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने की एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। स्प्लीन इसकी क्या है, ग्रेवयार्ड है। स्प्लीन के अंदर ये आकर के अपना डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज़ की, वाइट ब्लड सेल की। जैसा कि हमने आरबीसीज़ के अंदर देखा था, उनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। अब डब्ल्यूबीसीज़ के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है यहाँ पर। और इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसके पास। डब्ल्यूबीसीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रैन्युलर एंड ए ग्रैन्युलर, ठीक है। दोनों के पास ही, जैसे कि नाम से पता चलता है, ग्रैन्यूल का नाम आ रहा है बीच में, तो दोनों के पास ही ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, दोनों के पास ही प्रेजेंट होते हैं, दोनों के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ग्रैन्युलर के अंदर तो ये दिखते हैं और ए ग्रैन्युलर के अंदर हम इनको नहीं देख सकते, विजिबल नहीं हो पाते हैं। ग्रैन्युलर के अंदर आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में होते हैं और ये फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। फिर ईओसिनोफिल आ जाते हैं, देन बेसोफिल सबसे लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। देन ए ग्रैनुलर की बात करें तो इधर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आ जाते हैं, क्लियर। उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ईओसिनोफिल को, बेसोफिल को एंड न्यूट्रोफिल को। ईओसिनोफिल रेड ऑरेंज ईओसिन डाई में क्या करती है, स्टेनिंग करती हैं, रेड ऑरेंज स्टेनिंग देती हैं ईओसिन डाई की वजह से। और बेसोफिल्स ब्लू कलर की स्टेनिंग देती हैं, ब्लू पर्पल कलर की स्टेनिंग देती हैं बेसिक डाई हेमाटोजाइलिन की वजह से। और न्यूट्रोफिल है वो स्लाइटली पिंक स्टेनिंग देती है, ठीक है। ईओसिनोफिल के अंदर ईओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, इधर बेसोफिलिक हैं, और इधर स्मॉल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल के अंदर। ईओसिनोफिल है वो एलर्जिक रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, अस्थमा के साथ, एंड हे फीवर और इन्फेक्शन विद वर्म्स से अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके साथ भी ईओसिनोफिल एसोसिएटेड होती हैं। उसके बाद जो बेसोफिल्स हैं ये हमारी मास्ट सेल से रिजेंबल करती हैं। किससे रिजेंबल करती हैं, मास्ट सेल से रिजेंबल करती हैं। इसलिए ये भी एलर्जिक रिएक्शन के साथ क्या होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, क्योंकि ये क्या रिलीज़ करती हैं, ये हिस्टामिन को रिलीज़ करती हैं। और हिस्टामिन तो एलर्जिक रिएक्शन के साथ जुड़ा ही होता है, और हेपेरिन को भी रिलीज़ करती है। और हेपेरिन का काम क्या हो जाता है, यहाँ पर हेपेरिन का काम हो जाता है ब्लड के अंदर जो फैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके रिमूवल को स्पीड अप करना,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रोफिल के अंदर क्या बताया गया है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके पास 3 to 5 लोब्स होते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये लिखा हुआ 3 to 5 लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है इनके न्यूक्लियस के लोब्स भी बढ़ते जाते हैं। जो पुरानी न्यूट्रोफिल्स हैं उनको यहाँ पर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोला गया है। उसके बाद हम देखें ए ग्रैनुलर्स को। ए ग्रैनुलर को अभी हमने देखा था कि लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ए ग्रैनुलर को किस में डिवाइड किया गया है? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट के अंदर डिवाइड किया गया है। लिम्फोसाइट्स के अंदर कैसा राउंड न्यूक्लियाई होता है, जबकि मोनोसाइट्स के अंदर किडनी शेप का न्यूक्लियाई होता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली मोनोन्यूक्लियर लिखा हुआ है, मतलब एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और इधर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोनोन्यूक्लियर हमने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब ये देखो इधर एक तो बी लिम्फोसाइट हो जाते हैं, लिम्फोसाइट के अंदर एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना, और टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, जिस सेल में इन्फेक्शन हुआ है डायरेक्टली उसी को ख़त्म कर देते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते। इधर क्या है, इनके पास एजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मोनोसाइट्स के पास। ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर मोनोसाइट है वो मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाती है। मैक्रोफाज क्या होती हैं, फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूकोसाइटोसिस की। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है WBCs का लेवल है वो हाई हो जाना। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, हाई लेवल ऑफ WBCs, और ल्यूकोपेनिया का मतलब होता है लो लेवल ऑफ WBC। तो ये कुछ दो टर्म थी। ठीक है, उसके बाद हम प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट के पास भी न्यूक्लियाई नहीं होता। जैसे RBCs के पास न्यूक्लियाई नहीं होता, वैसे प्लेटलेट के पास भी न्यूक्लियाई नहीं होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, थ्रोम्बोसाइट्स है। 5 to 9 डेज़ का इनका लाइफ स्पैन हो जाता है, और ये क्या होते हैं, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, कंप्लीट सेल नहीं होती हैं, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। एक मेगा कैरियोसाइट कन्वर्ट होकर के प्लेटलेट की थाउजेंड्स ऑफ प्लेटलेट बना देती है। केवल एक मेगा कैरियोसाइट है यहाँ पर जो थाउजेंड्स ऑफ प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कर देती है, सेल के फ्रेगमेंट्स हैं ये। उसके बाद एक हार्मोन आता है थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है लीवर से। ठीक है, लीवर सेल्स क्या करती है, थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, और ये क्या करता है, ये मेगा कैरियोसाइट्स को इंक्रीज़ करेगा। मेगा कैरियोसाइट्स को क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और मेगा कैरियोसाइट इंक्रीज़ होंगी तो वैसे बात है, एक मेगा कैरियोसाइट से 1000 प्लेटलेट्स बनती हैं। तो ये मेगा कैरियोसाइट्स बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट्स को इंक्रीज़ कर देगा, तो प्लेटलेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और प्लेटलेट का एक काम और होता है, प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन कर देते हैं। देखो कोगुलेशन के टाइम पर क्या होता है कि जब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया है, जेल लाइक कन्फर्मेशन बन गई है ब्लड की, तो ये ब्लड लॉस को स्टॉप करने के लिए डैमेज्ड वेसल से एक प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन कर देते हैं। और प्लेटलेट क्या करेगी, प्लेटलेट जा कर के जो ब्लड की क्लोटिंग से जो क्लोट बना है उस क्लोट के साथ मिल कर के एक सब्सटेंस, एक हार्मोन बेसिकली हम बोल सकते हैं सेरोटोनिन, उसको रिलीज़ करती है, सब्सटेंस रिलीज़ करती है, दैट इज़ सेरोटोनिन। ठीक है, और यहाँ पर सेरोटोनिन क्या होता है, सेरोटोनिन है एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का क्या मतलब होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है, ब्लड वेसल, जैसे कि ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की डायमीटर इतनी है, ये ब्लड वेसल है, तो इसकी डायमीटर की, इसको नैरोइंग करवा देता है, इसकी डायमीटर कुछ इस तरीके से। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को इस तरीके से कर देना ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और ये काम होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का, और सेरोटोनिन यहाँ पर क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। ये सब कुछ ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हार्ट की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। थैंक यू।